हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्क बाय एनर्जी। वर्क बाय एनर्जी वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी कोशिश की है कुछ क्वेश्चंस में बहुत सारे कंसेप्ट को कवर करने की। तो होप यू विल एंजॉय एंड प्लीज़ मेरा बस आप लोगों से बार बार प्यारे बच्चों एक ही कहना है कि प्लीज़ पूरे कोर्स को, पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखें और थोड़ी सी मेहनत अपनी और बढ़ा दें और मुँह मारो प्रतियोगिता से प्यारे बच्चों बचें और केवल मेहनत करें, ट्रस्ट रखें। तो आइए शुरू करते हैं वर्क बाय एनर्जी बिना समय खराब किए हुए। हाँ तो प्यारे बच्चों, वर्क डन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क डन का पहला और बेसिक सवाल, वार्म अप सवाल, बिल्कुल ताकि आप लोगों को लगे हाँ यार लग रहा है हमसे भी कुछ हो रहा है ना। हालांकि आगे भी होगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन धीरे धीरे प्यारे बच्चों और बढ़िया एडेड अप करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है प्यारे बच्चों। देखिए ये इसकी पोजीशन गिवन है, क्या R1, और ये इसकी पोजीशन क्या है प्यारे बच्चों, R2 अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो आप समझ गए हैं, IJK में दिया है, यस सर। यानी कि सिंपली क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको करना है इसका डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता ही है। तो यहाँ से डेल्टा R निकाल लो बस, है ना। दैट डेल्टा R इज वॉट सर, दैट डेल्टा R इज वॉट, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो प्यारे बच्चों दिस माइनस दिस करेंगे, डेल्टा R आ जाएगा। फोर्स आपको दिया है, दोनों का कर दो साकिना का, है ना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वर्क डन आ जाएगा कितने जूल, 8 जूल आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं, करते हैं अगले सवाल को। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वर्क डन की जब हम लोग बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में जो वर्क डन आप देख रहे हैं, ये वर्क डन एक्चुअल में आपको देखें तो फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ आपको दिया है। जब फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ आपको दिया है तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो भैया जान लो कि जो एफ वर्सेस एक्स का, हाँ प्यारे बच्चों, जो एफ वर्सेस एक्स का प्यारे बच्चों एरिया होता है, ये एरिया आपको वर्क डन देता है। ये वाला एरिया, हाँ प्यारे बच्चों, दिस विल गिव पॉजिटिव वर्क डन एंड दिस वुड गिव द निगेटिव वर्क डन। इज दैट क्लियर। तो यही यहाँ पे काम करना है, भावुक नहीं होना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। कहाँ तक पूछा गया है ये भी पता लगा, पूछा था कुछ और बता रहे हैं कुछ और, नहीं 1 से लेके 5 तक। तो इसलिए भावुक ना हो, पता लगा सवाल देगा ये एरिया वेरिया निकाल ले और सॉल्व कर दे। बहुत गलती करते हैं बच्चे। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, पहली बात तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर दूसरा आपसे कह रहा है 1 से लेकर के 5 तक। अपनी हैबिट पे प्यारे बच्चों नियंत्रण रखना है, गलतियों को अवॉइड करना है। तो देखो 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक का वर्क डन। यस, ये वाला एरिया प्यारे बच्चों, ये वाला एरिया, ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव एरिया, है ना। तो ये और ये माइनस और तीनों का सम नेट वर्क डन आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। CGS सिस्टम है तो यूनिट किस में आ जाएगी प्यारे बच्चों, अर्ग में। वैसे तो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ। जो पहले वाला एरिया होगा प्यारे बच्चों A1, इस A1 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे ये कितना है 10, तो 10 इंटू 1 से क्या ये 10 आ जाएगा, यस सर। हाँ बेटे A2 निकालना है, तो A2 आपको दिख रहा है ये वाला एरिया होगा, क्या बेटे 20 इंटू 1 आ जाएगा, यस सर। तो क्या ये मेरे पास 20 आ जाएगा। अब बेटे ध्यान से समझें, जब आप A3 लिख रहे हैं तो A3 में फोर्स का साइन निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको निगेटिव वर्क डन काउंट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों 10, और 10 इंटू 1 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 10, और क्या लगा दूंगा, एक माइनस का साइन यहाँ पर लगा दूंगा। और प्यारे बच्चों इस वाले वर्क डन को मुझे कैलकुलेट करना है, किसको, A4 को। तो दिस A4 इज इक्वल्स टू, यस दिस इज अगेन 10 इंटू 1, यानी कि प्यारे बच्चों +10 आ जाएगा। क्लियर है। आइए फटाफट से इसको एडेड अप कर देते हैं। जब एडेड अप कर देंगे तो मेरे पास नेट वर्क डन आ जाएगा, हाँ भाई 10, हाँ भाई 20, हाँ भाई बेटे -10, और बेटे ये कितना आ गया +10, छम्मा। तो क्या कुल मिला करके मेरे पास आ जाएगा 30 अर्ग। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि सर इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों A सही होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं दूसरा सवाल। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। ए लोकोमोटिव ऑफ मास m starts moving so that its velocity varies according to the law v is equals to k root s, where k is a constant and s is the प्यारे बच्चों distance covered. Find the total work done performed by all the forces which are acting on the locomotive during the first 3 seconds after the beginning of the motion. तो प्यारे बच्चों इसमें इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप ध्यान से देखें, जब आप कभी वर्क एनर्जी का क्वेश्चन कर रहे हों तो वर्क बाय एनर्जी के क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आपसे ये तो नहीं पूछ रहा कि भाई ऑल दी फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करो, क्योंकि जब कभी वर्ड आता है ऑल दी फोर्सेस का तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का प्यारे बच्चों एक स्टेटमेंट होता है, क्या, दैट वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस, यानी कि
है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने से आपके पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वर्क डन आ जाएगा। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, क्या आपको जो वेलोसिटी है वो किसकी टर्म में दी है, वो s की टर्म में दी है, दैट v इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों k√s। जबकि आपसे टाइम पूछा है किसकी फॉर्म में, जबकि आपसे जो वर्क डन पूछा है वो किसकी फॉर्म में पूछा है, वर्क डन आपसे पूछा है प्यारे बच्चों टाइम की फॉर्म में। क्लियर है ना। तो भाई एक काम कर लो, ये जो वेलोसिटी आपको s का फंक्शन दिया है प्यारे बच्चों, सबसे पहले वेलोसिटी को किसका फंक्शन बनाओ, इसको टाइम में यानी कि कन्वर्ट कर लो। जैसे आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो आपका काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जरा बताइए v को क्या लिख सकता हूँ, क्या v को लिख सकता हूँ बेटे ds/dt, क्या इसको बेटे k√s लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या ds/√s इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे क्या ये dt उधर चला गया, दोनों तरफ का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक और 0 से लेके कहाँ तक बेटे s तक। क्लियर है। हाँ जी, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके जो s की वैल्यू आएगी वो s की वैल्यू आ जाएगी, प्यारे बच्चों k²t²/4। ये यहाँ से प्यारे बच्चों मेरे पास s की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो s किसकी टर्म में आ रहा है, t की टर्म में आ रहा है। अब इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो। जब इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ जी, तो क्या इस s को लिख सकता हूँ क्या, अगेन ds/dt प्यारे बच्चों। तो ये जो ds/dt ये मेरे पास कितना जाएगा, k²/4। t² की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2t। ये छम्मा छम्मा हो गया। तो यहाँ से क्या जो मेरे पास वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी देखो कितनी आ गई सर, ये आ गई k²t/2। क्लियर है। ये वेलोसिटी आपके पास किसके टर्म में आ गई है, टाइम की टर्म में। बस भाई हो गया मेरा काम। k फाइनल सर ½ v फाइनल स्क्वायर माइनस प्यारे बच्चों v इनिशियल का स्क्वायर। जरा बताओ t=0 पर वेलोसिटी कितनी है, सर मैं लिख सकता हूँ एट t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज 0 एंड एट t इज इक्वल्स टू t पर, ये प्यारे बच्चों वेलोसिटी हो गई। इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करके प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसलिए जब भी कभी आपसे टोटल वर्क डन पूछ रहा है, यानी कि वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस पूछ रहा है, तो बिल्कुल दिमाग मत लगाओ भाई, सीधे सीधे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दोगे तो आपके पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें अलग अलग तरह से हम लोग वर्क डन प्यारे बच्चों कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो मैं 3 तरीके आपको बता चुका हूँ, अभी देखते हैं चौथा तरीका कौन सा होने वाला है। अब प्यारे बच्चों देखो, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वैसे तो मैं इसको चौथा तरीका कह रहा हूँ वर्क डन कैलकुलेट करने के, लेकिन आप सोचो इसके अंदर हमें, आप विश्वास नहीं करोगे, 3 नए तरीके और मिलेंगे वर्क डन कैलकुलेट करने के। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन देखने में आपको एक आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं आसान लग रहा है भारी लग रहा है भगवान जाने, लेकिन ये जो क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन के सिलेक्शन में बहुत ध्यान रखा गया है। इस एक क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का यूज़ किया गया और तीनों शानदार रिजल्ट हैं। अप्लाई करोगे तो 3 तरीके से आप फिर वर्क डन कैलकुलेट करना सीखोगे। क्लियर है। आइए फटाफट से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्मूथ ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ ए क्वार्टर सर्कल। ओके, सवाल पढ़ते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए, स्पीड तभी बढ़ेगी। क्वार्टर सर्कल मतलब 2πr मतलब πr/2। यस, of radius 6 meter lies in the vertical plane. A particle moves from P1 to P2 under the action of these forces F1, F2 and F3. Force F1 is always towards P2. F1 हमेशा P2 की तरफ क्या करता है, एक्ट करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर दूसरा इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है 20 न्यूटन। F2 is always act horizontally and is always 30 न्यूटन in magnitude। और प्यारे बच्चों F3 कैसे एक्ट करता है, टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। क्लियर है, जिसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन। तो आपसे कह रहा है करेक्ट अल्टरनेटिव्स क्या करने हैं प्यारे बच्चों, अपने आप को फाइंड करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं, ये आप समझ रहे होंगे आंसर, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कंसेप्ट प्यारे बच्चों बता सको। तो फिलहाल इसका आंसर निकालना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको वो कंसेप्ट जरूर बताऊं जो यहाँ पे प्यारे बच्चों काम आने वाला है। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए ध्यान से समझते हैं, क्या मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या है। तो प्यारे बच्चों 3 यहाँ पे मैं अलग अलग डायग्राम बनाता हूँ और 3 डायग्राम्स से मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को प्यारे बच्चों एनालाइज करूंगा, जिसमें ये आपका P1 है, ये आपका प्यारे बच्चों P2 है, ये आपका है ब्लॉक। कमाल की बात है, जो फोर्स है इसकी निगाहें हमेशा P2 की तरफ है। वो कह रहा है कि भाई जो फोर्स है, दैट फोर्स F1 इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स पॉइंट P2। एक ऐसा फोर्स जो एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ, हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, इंडिकेट कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है। दूसरे जो
क्वेश्चन में यानी कि दूसरे पार्ट में क्वेश्चन के क्या कहा गया है कि भाई जो F2 है, दिस F2 इज ऑलवेज एक्ट हॉरिजॉन्टली। क्लियर है? तो यानी कि प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में अब अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक को देखूं तो ये अगर F2 है तो प्यारे बच्चों इस पर भी इधर की तरफ एक F2 फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? और अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरी सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो F3 लग रहा है, दिस F3 एक्ट्स टेंजेंशियली। क्लियर है भाई? तो अब ये देखो 3 सवाल प्यारे बच्चों आपके पास है। इसमें से जो थ्योरम है इसके स्टेटमेंट याद रखो। प्रूफ देखने के लिए आप क्रैश कोर्स का पुराने वाला जो मेरा लेक्चर उसको जरूर देखें, उसमें मैंने सारी चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लेन की गई, बल्कि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराए हैं। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो सीधे सीधे क्या करना है, इस F1 की यहाँ से जो डिस्टेंस है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये 6 है, ये 6 है, तो प्यारे बच्चों ये कितना है 6√2। तो जो F1 का वर्क डन है प्यारे बच्चों ये आ जाएगा F1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई 6√2। प्यारे बच्चों मेरे पास इसका वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं F2 की। F2 हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। जब भी कभी फिक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, पाथ कैसा भी हो, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, सीधे सीधे प्यारे बच्चों इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन लिखो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसकी डायरेक्शन में? इसी फोर्स की डायरेक्शन में। तो जरा बताओ इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? क्या ये 6 मीटर हुआ है? तो मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों ये हो गया मेरे पास F2 इंटू 6। इज दैट क्लियर? तीसरे केस में टेंजेंशियली जब भी फोर्स एक्ट कर रहा हो तो प्लीज़ ध्यान रखें प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पाथ की लेंथ। क्या यूज़ करेंगे? पाथ लेंथ। तो जरा बताइए इसकी पाथ लेंथ कितनी है? सर इसकी जो पाथ लेंथ है दैट पाथ लेंथ इज पाई r/2। तो प्यारे बच्चों जो तीसरा वर्क डन होगा दैट वर्क डन F3 इज इक्वल्स टू F3 इंटू पाई r/2। क्लियर है? तो ये 3 तरीके हैं मेरे पास वर्क डन कैलकुलेट करने के। आप देख रहे हैं तीनों के तीनों प्यारे बच्चों डिफरेंट केसेस हैं। इन डिफरेंट केसेस में वर्क डन डिफरेंट है, तो आपके तीनों के तीनों आंसर क्या कर जाएंगे प्यारे बच्चों, अपने हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। F1 का वर्क डन दिस इंटू दिस, F2 का वर्क डन दिस इंटू दिस, और F3 का वर्क डन दिस इंटू पाथ लेंथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, इस तरह से इन तीनों के तीनों फोर्सेस के वर्क डन क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। अच्छा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसे पता लगेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, कंजर्वेटिव है या नहीं। चलिए इसके लिए हम पहले भी आगे बढ़ रहे हैं, लेक्चर को देखते हैं और फिर चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। हाँ प्यारे बच्चों फिर देखिए, फिर नया सवाल, फिर नया कंसेप्ट। ये थियोरेटिकल सवाल है। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रेस्ट इन अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। नाउ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय ए कांस्टेंट फोर्स F0 acting along the direction of motion of the train for a time t0. Okay, a girl in the train and a boy on the ground measure the work done by this force. Which of the followings are incorrect? जब कभी किसी क्वेश्चन में बोल्ड लेटर्स में इनकरेक्ट लिखा हो तो भावुक नहीं होना होता, क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना होता है। क्या लिखा है? इनकरेक्ट। पहली बात तो इनकरेक्ट का ध्यान रखना है। दूसरी बात प्यारे बच्चों क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट दैट बेसिकली दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए प्यारे बच्चों वर्क डन क्या होता है, अलग अलग होता है। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है एक ट्रेन, ओके, और ट्रेन में प्यारे बच्चों t बराबर 0 पर ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर एक F0 फोर्स लग रहा है। क्लियर है? 2 ऑब्जर्वर हैं प्यारे बच्चों, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ये ऑब्जर्वर है प्यारे बच्चों गर्ल, और एक ऑब्जर्वर कहाँ पर है सर, एक ऑब्जर्वर ज़मीन पर है, ये ऑब्जर्वर है प्यारे बच्चों बॉय। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके प्यारे बच्चों कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किसी टाइम t इज इक्वल टू t0 तक फोर्स लगता है, या जब t इज इक्वल टू t0 तक फोर्स लगेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस ब्लॉक का बेटे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ। अच्छा कमाल की बात ये जो ट्रेन है ये खुद भी कितनी स्पीड से जा रही है, खुद किसी स्पीड v0 से चली जा रही है ना। देखो कहीं क्वेश्चन में लिखा है क्या, हाँ यस, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। किसके लिए? ग्राउंड वाले के लिए। तो जरा सोचो, अब वर्क डन की बात मुझे बतानी है। पहली बात तो
पहला ऑप्शन देखो, बोथ विल मेजर द सेम वर्क, नहीं भाई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जो वर्क डन है वो होता है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए प्यारे बच्चों अलग अलग होता है। और चूंकि ये फ्रेम डिपेंडेंट है तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट केवल इतना सा है, जबकि सोचो जो बॉय है क्या उसको तो ऐसा लग रहा है ना भाई कि ट्रेन भी तो यहाँ तक पहुँच गई, तो एक्चुअल में उसके लिए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों इतना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए दोनों के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। ऑब्वियस है जो बॉय ग्राउंड पर है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, किसका? ब्लॉक का, जबकि गर्ल के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों? कम होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। हाँ प्यारे बच्चों, अगर सपोज कोई एस नॉट है, क्या है? एस नॉट, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या? जी ये है ग्राउंड, तो क्या बेटे ये होगा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन। और ये कितना है? क्या ये एस नॉट है? यस सर। और जरा सोचो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन तो ऑब्वियस है कुछ ऐड ही हो रहा है, तो जरा सोचो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस है क्या है? अलग है। दोनों के केस में जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उसका वर्क डन ज़्यादा, इसलिए प्यारे बच्चों इस ऑब्जर्वर के लिए वर्क डन कम, इतना सा डिस्प्लेसमेंट, इतना सा डिस्प्लेसमेंट, जबकि इसके लिए प्यारे बच्चों इतना सारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दोनों के लिए वर्क डन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सवाल ये है कि क्या फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है? ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों लिखना होगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा सर इसका आंसर तो बता दो। इसका आंसर पहली बात, बोथ विल मेजर द सेम वर्क, नो, है ना, यानी कि ये फॉल्स है, यानी कि यस इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। और प्यारे बच्चों गर्ल विल मेजर द हायर वैल्यू देन द बॉय, यस, यानी कि इसका मतलब इसका ये वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि मुझे इनकरेक्ट ढूंढना था। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर एक लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है। अच्छा आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमने एक वर्क डन के बारे में कितनी सारी बातें सीख ली हैं, तो अब कुछ और बातें सीखने के लिए तैयार रहे। इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता दिया करो, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या है वो थ्योरी के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स प्यारे बच्चों? जब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वर्क डन की बात करते हैं, वो भी फ्रिक्शन के केस में, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है? 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है। हाँ जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कौन से वो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? कितने पॉइंट्स प्यारे बच्चों? 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, हाँ जी, वर्क डन बाय, ये मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की, और यहाँ मैं प्यारे बच्चों बात कर रहा हूँ किसकी? काइनेटिक फ्रिक्शन की। क्लियर है? तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन में वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, ऑन ए बॉडी, सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ऑन ए बॉडी। हाँ बेटे, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, इट मे बी ज़ीरो, तीनों केस पॉसिबल हैं। क्या सर मुझे तो जीरो ही पता था? नहीं बेटे, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। मैं भी आपको उसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, चिंता मत करना। ये क्वेश्चन आखिरकार लिया ही इसलिए गया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम, on a system is always zero, yes, is
ऑलवेज जीरो। ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। तो कुल कितने सवाल हो गए सर? 4 क्वेश्चन हो गए हैं। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क डन की। काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क डन में भी मैं फिर आपको बता दूं, हाँ जी, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी, हाँ बेटे, इट मे बी अगेन, यस, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, इट मे बी जीरो। और इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट अगला बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज निगेटिव। प्यारे बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज ऑलवेज निगेटिव। क्लियर है भाई? हाँ जी। तो जरा सोचो बेटे, कुल मिलाकर के कितने सारे सवाल हो गए सर? ये पहला, ये बेटे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हाँ जी, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। यानी कि सोचो एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस हो गए प्यारे बच्चों? एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो जरा सोचो, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए इस क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए, और एक आप है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों? ये एक टीम वर्क है, एक टीम एफर्ट है ना? मेरे साथ ही मिस्टर पवन विजय बहुत मेहनत की है मेरे साथ, उन्होंने ये पीपीटी डिज़ाइन करने में। और ये जो क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अपने आप में कमाल की इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अपने साथ कनेक्ट करके रखता है। अभी तो तुम्हें अगर मैं पूछने बैठ जाऊँ कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी जीरो कैसे हो सकता है, तुम्हें झाग आ जाएंगे, सॉरी, मतलब तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो बेटे ये पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में देने वाला भी हूँ, तो जरा पहले इसको और अच्छे से समझ लें इस कंसेप्ट को, फिर मैं इस वाले क्वेश्चन पे आपके आने वाला हूँ, है ना भाई? पढ़ भी लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात अच्छे से समझें, ये रहा एक ब्लॉक, ये ब्लॉक रेस्ट पर है। क्लियर है? जब भी ब्लॉक प्यारे बच्चों रेस्ट पर है और इस पर एक फोर्स F लग रही है, अगर ये मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो सब बच्चे जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? जीरो। विश्वास करो, बस आपको शायद यही वाली बात पता है ना? हमें अब और कुछ बातों के बारे में इस पर चर्चा करनी होगी। क्यों? क्योंकि जब कभी ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स आती हैं, एक ब्लॉक के ऊपर प्यारे बच्चों दूसरा ब्लॉक रखा हो एंड बोथ आर मूविंग टुगेदर, ध्यान से सुनना बेटे, बहुत मजा आने वाला है। ये ब्लॉक है प्यारे बच्चों ए, ये ब्लॉक है बी, और बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो क्या थोड़ी देर बाद प्यारे बच्चों ये बी यहाँ होगा और क्या ए यहाँ पर होगा? यस सर, ए यहाँ होगा, बी प्यारे बच्चों यहाँ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उसका मतलब इनके बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों, दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर। ओके, अच्छा, मैंने माना कि इस पर फोर्स इधर लग रहा है। जब इस पर फोर्स इधर लग रहा है तो क्या ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, आगे वाले ब्लॉक पर प्यारे बच्चों फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब जरा देखना, क्या ये ए वाला यहाँ पर आ गया है? यस सर। क्या इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है? क्या प्यारे बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे है? तो सर इसका मतलब ए ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो प्यारे बच्चों वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार बी पर देखें, सर बी पर क्या हो रहा है? क्या बी पर स्टैटिक फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है? लेकिन सोचो, जा तो बी भी आगे रहा है, और क्या बेटे बी का डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर है? यस सर, क्योंकि कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो क्या इसमें और इसमें अपोजिट है, यानी कि इसका मतलब जो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक बी है प्यारे बच्चों, ये क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। फॉर एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन क्या इनके डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों वो फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? क्या प्यारे बच्चों दोनों के दोनों जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है? लेकिन जरा सोचो, क्या दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है? तो सर मैं कह सकता हूँ कि जब इसको जोड़ देंगे ए और बी के लिए प्यारे बच्चों, तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा
कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन किसी बॉडी पर पॉजिटिव भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन किसी बॉडी पर निगेटिव भी हो सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन सिस्टम पर प्यारे बच्चों हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसका कारण है ना, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। हाँ, फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए एक का साइन प्लस होगा और एक का साइन क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस होगा। तो अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब वर्क डन जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों सिस्टम पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है। माफ़ी चाहूँगा, समय की बाध्यता है ना, लेकिन इसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी। प्यारे बच्चों अपने आप सोचें, बस उसका रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो प्लीज़ आप पुराने क्रैश कोर्स को मैं बार बार फिर आपसे कहूँगा वहाँ पर देख सकते हैं। मैं लौट रहा हूँ अपने क्वेश्चन पर वापस। हाँ जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सिस्टम। सिस्टम मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यस सर, टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है, जो एक दूसरे पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, द टोटल वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। प्लीज क्वेश्चन को ब्रेक करें। जैसे ही क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो क्या टोटल वर्क डन पूछ रहा है, किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का, सिस्टम पर। अरे भाई वाह जी वाह, यस सर, इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया। चलो प्यारे बच्चों, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज जीरो। नो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, इट मे बी जीरो। इज दैट क्लियर? यानी कि भाई इसकी कथा कहानी हो गई खत्म। अब बात करते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन on a body is always negative. No sir, it may be positive, it may be negative, it may be zero. और प्यारे बच्चों work done by the internal kinetic friction on the whole system is always negative. Yes, देखो बेटे ये लिखा हुआ है, work done by kinetic friction on a system is always negative। और प्यारे बच्चों negative work done बताता है heat dissipation को। किसको बताता है? heat dissipation को। इसका मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो रही है प्यारे बच्चों, लॉस होती है, इसलिए इसका वर्क डन निगेटिव आता है। तो ये भी आप याद रखें। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों क्या होंगे, यहां पर सही होंगे। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहता हूं कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी जीरो कैसे हो सकता है। ऑन ए बॉडी कैन बी जीरो। ये देखूं कितने बच्चे पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा वही बताएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन किसी बॉडी पर जीरो कैसे होता है। ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में कितने सवाल हैं सर? इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। आइए चलते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, इतने सारे वर्क डन के सवाल करे हैं, फिर एक और सवाल करते हैं, फिर एक नई बात। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने जब इस क्वेश्चन को कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है तो मुझे लगता है कि यार इस वाले क्वेश्चन पे अक्सर कोई ना कोई सवाल कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके पूछा जाता है। क्या है इस क्वेश्चन की ऐसी खास बात? देखें प्यारे बच्चों, ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल्स टू 60। पहली इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, एक वेरिएबल फोर्स है। ओके, आपसे कह रहा है मास कितना है 1 kg, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। प्लीज हर इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर लिखें। T इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की? 0। आपसे कह रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड वुड बी। 1 सेकेंड में वर्क डन की वैल्यू क्या कीजिए प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल भावुक होने की जरूरत नहीं है भाई, है ना, क्योंकि F.S तो केवल तब लगता है प्यारे बच्चों जबकि फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर कभी फोर्स वेरिएबल हो, अब मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बता रहा हूँ ना आजकल आप लोगों को। हाँ जी, फीडबैक्स दोगे तो आपको उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। हाँ प्यारे बच्चों, अगर फोर्स कभी वेरिएबल हो जाए, है ना, ध्यान दें, फोर्स क्या हो जाए प्यारे बच्चों, वेरिएबल हो जाए। और वेरिएबल में भी 2 स्पेशल कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। किस किस की? हाँ प्यारे बच्चों, फोर्स x का फंक्शन हो, और दूसरा प्यारे बच्चों फोर्स किसका फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो। तो दोनों केस में 2 अलग तरह से वर्क डन निकालना है। कैसे? जब ये वाला केस होगा तो इंटीग्रेशन, हाँ प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन f dx ही लगेगा, सिंपल, लेकिन इंटीग्रेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखें, पहले dw निकालते हैं प्यारे बच्चों और फिर इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मेरे पास वर्क डन आ जाता है।
तो एक तो ये तरीका है। लेकिन जब टाइम का फंक्शन दिया हो तो उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है प्यारे बच्चों, टाइम का फंक्शन दिया होता है तो इस केस में जो एफ डी एक्स होता है इसमें बेटे डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड कर देते हैं, इसको प्यारे बच्चों एक वेलोसिटी v बना देते हैं। तो जो एक्सप्रेशन आता है प्यारे बच्चों वो एक्सप्रेशन आ जाता है मेरे पास एफ वी टी टी। लेकिन ध्यान रहे ये जो फोर्स है ये किसका फंक्शन है प्यारे बच्चों, ये फंक्शन टाइम का है। तो ये मेरे पास वर्क डन के दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, है ना। अब क्रैश कोर्स है भाई, इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो पहली बात कांस्टेंट है तो एफ एस कॉस थीटा लगाओ, वेरिएबल है तो दो बातें हैं, एक्स का फंक्शन या टी का फंक्शन। एक्स का फंक्शन है तो ऐसे सिंपल सॉल्व कर दो। ये भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि फोर्स टाइम का फंक्शन है। जब फोर्स टाइम का फंक्शन है तो क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 6t दिया है, यस सर। और जब 6t दिया है तो टाइम का फंक्शन है तो यानी कि ये वाला फॉर्मेट काम आएगा। तो प्यारे बच्चों सीधे सीधे शब्दों में वर्क डन लिख सकता हूँ एफ वी डी टी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हाँ प्यारे बच्चों f को क्या लिख सकता हूँ, क्या 60 वी डी टी लिख सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो प्यारे बच्चों करनी होगी। क्या मेहनत करनी सर? क्या मुझे फोर्स दिया है? यस सर, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 60। तो क्या एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों एफ बाई एम से? यस 60 अपॉन हाँ 1 kg ये मेरे पास आ गया। तो क्या ए को लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू 60। तो क्या बेटे मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से वेलोसिटी, हाँ जी, डी वी का इंटीग्रेशन 0 से v तक, और ये आ गया प्यारे बच्चों 6t डी टी, 0 से लेके कहाँ तक प्यारे बच्चों t तक। क्लियर है? क्योंकि t बराबर 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटे वैल्यू रखेंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या v माइनस 0 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 6t स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3t का स्क्वायर। तो जो v है इस v की वैल्यू आ गई है मेरे पास, कितनी आ गई भाई सर? इस v की वैल्यू मेरे पास आ गई है। यार ये पेन चूज करने का काम बहुत भारी काम है। क्या 3t स्क्वायर, बस हो गया काम। तो क्या इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों 6t 3t स्क्वायर dt। क्लियर है? 0 से लेकर के 1 तक। तो क्या सॉल्व करके प्यारे बच्चों वर्क डन निकाल लेंगे? यस सर। और इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। क्लियर है? तो एक बार दोबारा से फिर से देखें तो आपको समझ में आएगा सर ने क्या बताया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कवर करता है 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। कांस्टेंट फोर्स के लिए ही एफ एस कॉस थीटा लगता है। वेरिएबल के लिए मेरे पास प्यारे बच्चों 2 चीज़ें हैं जो उनका मुझे ध्यान रखना है कि फोर्स एक्स का फंक्शन है या फोर्स टाइम का फंक्शन है। ये मैं करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसका मैं कराऊंगा, बाद में अचानक से आप उसे पहचानना कि अच्छा इसके बारे में चर्चा सर को करनी थी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका प्यारे बच्चों एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है ना। बहुत प्यारा सा शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल सा मेथड है, वो भी प्यारे बच्चों आप चाहें तो समझ सकते हैं। क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करते हुए। किसको यूज़ करते हुए? वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करते हुए कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब एक बात बताओ, के फाइनल यानी कि हाफ एम, क्या बेटे वी फाइनल स्क्वायर माइनस क्या वी इनिशियल का स्क्वायर? सर बिल्कुल सही है। क्या आपने प्यारे बच्चों वी की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3t स्क्वायर आपने निकाल ली थी। तो जरा बताओ वी इनिशियल कितना? 0। क्यों? क्योंकि इसमें t को 0 पुट कर दो। वी फाइनल कितना सर? सर t बराबर 1 पर वी फाइनल कितना आ गया बेटे? 3। तो यहाँ से हाँ जी 1 किलोग्राम की बॉडी थी, क्या ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, क्या बेटे 9/2 से क्या सीधे सीधे एक लाइन में आंसर क्या 4.5 जूल भी आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों मेरे पास कौन सा मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का? एक सेकंड मेथड भी है। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे चाहत की बाहें फैला कर तो देखो। और
निगाहों से निगाहें मिला कर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हाँ प्यारे बच्चों, लग रहा है ना हर कंसेप्ट हर अलग अलग सवाल से। अब आवश्यकता किस चीज़ की है प्यारे बच्चों? आवश्यकता आपकी पेशेंस की है। जितना पेशेंस, जितना डिटर्मिनेशन के साथ आप मेरे साथ लगेंगे, विश्वास करना इस 1.5 घंटे को तो हम कुछ से कुछ ले जाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लेक्चर 2.5 से 3 घंटे का कीजिए बेटे, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो क्रैश कोर्स नहीं होता, फिर वो उल जलूल टाइम ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। आप देखिए, आपको इतने ही टाइम में प्यारे बच्चों मैक्सिमम आउटपुट देने का वादा मैं कर रहा हूँ। क्लियर है ना? चलिए, तो मैंने कहा a particle is moved from 0 to AA under a force, yes, that 3i cap plus 4j cap from 2 paths। आहा, इसकी कमी रह गई थी क्या, पाथ की? हाँ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे पहुंचने वाला हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सारी थ्योरी कंसेप्ट सब सवालों से कवर करेंगे। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा सुधार ये किया है कि अब मैं थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को बताऊंगा जरूर। हाँ प्यारे बच्चों, पाथ 1 इज ओपी। ये आपको देखो पाथ 1 ये दिखाई दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक सर? ओ से लेकर के पी तक, यानी कि ये वाला जो पाथ है प्यारे बच्चों ये ओपी पाथ है। ओके, और एक पाथ है प्यारे बच्चों ये वाला, यहाँ से जाके यहाँ वाला। क्लियर है? तो आपसे कह रहा है अगर W1 W2 वर्क डन बाय दिस फोर्स इन दीज 2 पाथ्स देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? W1 W2 W12 W2 W2 ये देखो भाई, गणित तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आपके ऐसे क्वेश्चन लाइन लगा करके देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। जरा मुझे बताइए फटाफट से, क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्यारे बच्चों वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। क्लियर है? यानी कि मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मैं कैरेक्टराइज कर रहा हूं किसको? फोर्स को। किसको? फोर्स को। किसके बिहाफ पर प्यारे बच्चों? वर्क डन के बिहाफ पर। क्लियर है? वैसे भी मैंने फोर्स की पहले भी कैटेगरी बनाई, लेकिन अब फिर मैं फोर्स को वर्क डन की कैटेगरी पे क्या कर रहा हूँ, 2 अलग अलग पार्ट में प्यारे बच्चों डिवाइड कर रहा हूँ। अगर ये है पाथ डिपेंडेंट, यानी कि अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन क्या है? अलग अलग। मान लो मैं आपसे कहूँ भाई यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन है W1, यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन है प्यारे बच्चों 2। अगर वर्क डन 1 वाला, हाँ जी, वर्क डन 2 वाले के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो इसके अंदर फोर्स इन्वॉल्व है, कौन? जो इसके अंदर फोर्स इन्वॉल्व है, ये जो फोर्स होगा प्यारे बच्चों इसकी नेचर होगी नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है? इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी कि पाथ पर पाथ इंडिपेंडेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब सर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क डन और यहाँ से यहाँ तक जाने के वर्क डन क्या बेटे दोनों सेम आ रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फोर्सेस होंगे ये फोर्सेस क्या प्यारे बच्चों? कंजर्वेटिव होंगे। यस सर। अब इसका उल्टा भी से चलिए, उल्टा देखते हैं। उल्टा, अगर एक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब उसके वर्क डन कभी भी बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके वर्क डन बराबर होंगे, चाहे पाथ कोई भी हो। तो अगर आप प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ये वर्क डन निकालने की बजाय केवल ये चेक कर लें कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो भी प्यारे बच्चों आपका काम बहुत बढ़िया से चल जाएगा। अब सर ये कैसे चेक कर दें कि गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? तो प्यारे बच्चों वैसे तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स को डिटेल में जानना है तो डिटेल में जानने के लिए तो फिर मैं आपसे कहूँगा वही पुरानी घिसी पिटी बात, भैया ओल्ड क्रैश कोर्स देख लो। लेकिन अगर प्यारे बच्चों मैं आपको शॉर्टकट बढ़िया से एक ट्रिक बताऊँ तो आप ध्यान रखें, एवी सर की ये बात, क्या बात है वो एवी सर की, ध्यान देना प्यारे बच्चों कि दैट थिंग इज एक्चुअली, ये जो फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप मुझे दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको एक स्पेसिफिक मेथड से चेक कर सकता हूँ।
है ना। लेट्स सी व्हाट इज दैट मेथड। अगर प्यारे बच्चों कोई फोर्स इस तरह से लिखा हो, कैसे, सर दैट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ओके बेटा, और आपको चेक करना है कि वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और वेदर दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। देखो वैसे तो बहुत लंबे लंबे तरीके हैं, लेकिन अगर एफ एक्स और एफ वाई केवल आ रहा हो, जेड आएगा तो लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन अगर केवल एक्स और वाई ही दिख रहा हो, जो अक्सर मुझे लगता है शायद यही पूछा जाएगा आपसे, आपका टाइम ज़्यादा खराब भी नहीं करेंगे, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो एक बहुत जोरदार जुगाड़ है प्यारे बच्चों, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स से चेक कर लो, बस काम हो जाएगा। समझ में कहाँ से आया, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, याद रख लेना। अगर ऐसा है, ये है, तो जो दिया हुआ फोर्स है वो कंजर्वेटिव होगा, और अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है प्यारे बच्चों, ये फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक बात बताओ, क्या आपको जो गिवन फोर्स था, क्या प्यारे बच्चों वो 3i कैप प्लस 4j कैप था? यस सर। ये क्या है सर? एफ एक्स। ये क्या है? एफ वाई। तो जरा बताओ, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स उल्टा है, ध्यान रख लेना भाई। हाँ, यहाँ x है तो यहाँ y है, और यहाँ y है तो यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? x। तो जरा बताओ ये कितना है सर? ये है डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4। यस, क्या ये 0 आ रहा है? वाओ। इसी प्रकार क्या डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई निकाल लूँगा तो क्या डेल बाई डेल वाई 3, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, 0 आ रहा है। वाओ, इसका मतलब दैट गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ से यहाँ जाऊँ या यहाँ से यहाँ जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या बेटे दोनों केसेस में प्यारे बच्चों वर्क डन तो सेम ही होगा। क्या क्लियर है मेरी बात? तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को देखते ही भाई कि मुझे फोर्स का नेचर पता लग गया है। जब मुझे फोर्स का नेचर पता लग गया तो सीधे सीधे इस ऑप्शन पर अटैक करूँगा और मैं कह दूंगा प्यारे बच्चों क्या, कि इसका वर्क डन बराबर होगा, क्योंकि ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स प्यारे बच्चों कंजर्वेटिव है। तो जब आप चेक कर लो कंजर्वेटिव है तो फिर कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है। और वर्क डन भी निकालना है तो सिंपल फोर्स डिस्प्लेसमेंट से आप डायरेक्ट वर्क डन निकाल सकते हैं। खैर उसके क्वेश्चन मैं आपको भी बाद में करा दूंगा, लेकिन ये एक अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर ये वाला सवाल देखो, वर्क डन बाय दिस फोर्स अराउंड द पाथ शोन इन द फिगर। मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं है, लेकिन जरा छोटे छोटे से पॉइंट्स कितने मजेदार लगने वाले। अराउंड द पाथ वर्ड यूज कर रहा हूँ भाई। जब मैं प्यारे बच्चों अराउंड द पाथ वर्क यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होता है। किसके लिए? क्लोज्ड पाथ के लिए। क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 नहीं होता। किसके लिए? क्लोज्ड पाथ के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। भैया डिस्प्लेसमेंट 0 से वर्क डन 0 नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि फोर्स का नेचर कैसा है। अरे सर क्या क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, बात पूरी करूंगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिलहाल ये फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, आपसे कह रहा है अराउंड द पाथ, आपसे प्यारे बच्चों वर्क डन पूछ रहा है। क्लियर है? और ये एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ नहीं है। किसका ग्राफ है? वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है। वाई वर्सेस एक्स मतलब ट्रेजेक्ट्री, यानी कि पार्टिकल का पाथ, यहाँ 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 यहाँ, ये सारी बातें आपसे कर रहा है। तो यार एक काम करो ना, वर्क डन निकालने की बजाय चेक कर लो ना यार, ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव। अगर ये चेक कर लिया कि तुमने कंजर्वेटिव है तो सीधी सी बात है, फिर तो क्लोज पाथ का वर्क डन कितना आएगा? 0। सवाल हो गया क्लियर। तो जरा चेक करते हैं फटाफट से कि वेदर दिस गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो प्यारे बच्चों ये फोर्स कितना गिवन है? सर दिस फोर्स इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या ये एफ एक्स है? क्या ये एफ वाई है? तो क्या प्यारे बच्चों डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई निकालते हैं। हाँ जी, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई सर, यानी कि डेल बाई डेल वाई, और ये प्यारे बच्चों 1 पार्शियल डेरिवेटिव तो आप लोगों से बढ़िया किसको आता होगा यार? 0 के बराबर। हाँ प्यारे बच्चों, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स लिख रहा हूँ। क्या यहाँ से डेल बाई डेल एक्स, एफ वाई कितना है प्यारे बच्चों? ये सॉरी नो सॉरी, ये वाई है। वाओ। अब जरा बताओ भाई, इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में कराऊँ, वाई को कॉन्स्टेंटेट कर दूँ, 0 आ गया है। इसका मतलब सर आप ये कह सकते हैं क्या कि डेल एफ ये बराबर इसके बराबर ये, यानी कि फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। तो भाई कंजर्वेटिव है तो सोचना क्या,
क्लोज पाथ का वर्क डन क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं सर देखते ही इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी आ जाएगा। सर आप क्या बात करो, सारे क्लोज पाथ का वर्क डन 0 ही तो होता है। चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें, अगर फोर्स प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप हो और आप इसके लिए क्लोज्ड पाथ का वर्क डन निकालें, तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या आ रहा है इसी के साथ। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इस वाले फोर्स का वर्क डन मैं आपको बता दूं 0 नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कैसा है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चेक करके देख लेना, इसमें डेल वाली जो मैंने टर्म आपको जो कंडीशन बताई है वो कंडीशन एक्चुअल में सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये एक नॉन कंजर्वेटिव टाइप का प्यारे बच्चों फोर्स होगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ और सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, चेन ऑफ मास m and length L is placed on a table with 1/6 of its hanging freely from the table is the amount of work done to pull the chain on the table। प्यारे बच्चों, चेन वाली प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल चेन वाली प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आपको चेन की पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में लिखनी आनी चाहिए, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो पहले मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको छोटी छोटी सी 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। क्या अगर कोई चेन किसी सरफेस से, और इस सरफेस पर मान लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली गई है, जो अक्सर कहीं पे भी मान सकते हैं वैसे तो, लेकिन अमूमन ये यहाँ पर मानी गई है। तो इससे क्या करना है प्यारे बच्चों, मुझे चेन के सेंटर ऑफ मास को ढूंढना है। मान लो मास m है और चेन की लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, L। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ होगा, कितनी हाइट पर होगा प्यारे बच्चों, सर ये L/2 पर होगा। ये L/2 पर होगा तो ये इसका एक्चुअल में क्या कहलाएगा, ये इसका LCM कहलाएगा। तो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इज व्हाट सर, दिस इज सिंपली mgLCM, यानी कि mgL/2। इज दैट क्लियर? ये अपने को प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक चेन इस टेबल पर कुछ इस तरह से रखी हुई है। ओके, हाँ बेटे, ये थ्रेड से बंधी है, ये पार्ट L/2 है स्टूडेंट्स, और ये पार्ट भी कितना है, L/2 है। ठीक है, तो ज़रा सोचो, अगर इसका मास m और लेंथ कितनी है, L आपको गिवन है, तो ज़रा सोचो आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए, क्या बताइए, पोटेंशियल एनर्जी, जबकि प्यारे बच्चों यहाँ पर Gp को 0 माना गया है। तो ज़रा सोचो, इस वाले पार्ट की तो कितनी हो गई, इस वाले पार्ट की तो 0 हो गई। क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, क्या L/4 पर होगा? यस सर। लेकिन इसका जो मास है क्या प्यारे बच्चों, वो m/2 होगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट पोटेंशियल एनर्जी वुड बी m/2 gL/4। और कैसा साइन, निगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे लाई कर रहा है। क्लियर है? बाकी इसमें अब मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन चाहे तो और देख सकते हैं। इस इंक्लाइन सरफेस पर प्यारे बच्चों इस तरह से चेन पड़ी हुई है, यहाँ पर Gp कितना मान लिया है, 0। ये एंगल कितना है प्यारे बच्चों, थीटा। तो अगर आप देखें जो इसका सेंटर ऑफ मास है, क्या ये L/2 होगा, तो क्या ये L/2, हाँ जी, क्या साइन थीटा होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgL/2 साइन थीटा हो जाएगी। क्लियर है? तो भाई अब तो कैसी भी कोई भी चेन है तो आप उसके आराम से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते प्यारे बच्चों अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है। क्या दिया गया है सवाल में, ध्यान से सुने। ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर प्यारे बच्चों एक चेन क्या कर रही है, हैंग कर रही है। कितने पार्ट से, सर इसका यहाँ पर L/6 पार्ट, और यहाँ पर कितना प्यारे बच्चों बचा हुआ रिमेनिंग, यानी कि क्या बेटे 5L/6 पार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ से कह रहा है इसको किसी फोर्स F से खींच रहे हैं। अब आपसे कह रहा है यार भाई इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक ले जाने में इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों वर्क डन तो कैलकुलेट कर लेंगे, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपको पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी आनी चाहिए। फिर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर प्यारे बच्चों थोड़ा सा लाइटनिंग डालूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। सो लेट्स एनालाइज द सिचुएशन। यस, क्या ये कहानी है t बराबर 0 पर प्यारे बच्चों? यस सर। क्या बेटे ये कहानी है किसी टाइम t पर जब ये पूरी चेन यहाँ पर आ गई है? तो सबसे पहला काम, हाँ जी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को प्यारे बच्चों 0 मान लीजिए। यहाँ पर जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, क्या ये L/12 पर होगा?
और प्यारे बच्चों इसका वजन यानी कि m/6 इसका मास है, तो इस केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ m/6 GL/12, यानी कि इट कम्स आउट टू बी -mgL/72। क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ रही है? ओके, व्हाट अबाउट दिस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? सर दिस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0, क्योंकि पूरी की पूरी चेन प्यारे बच्चों यहीं पर आ गई है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर? नाउ आई हैव टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या अप्लाई करना है प्यारे बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे अप्लाई करना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू, हाँ जी, E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल माइनस E इनिशियल। प्यारे बच्चों ये वैसे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। मैं जब कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन नहीं लिखता तो मैं इसको इस तरह से क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो ज़रा बताइए, क्या दिस वर्क डन, और ये मैकेनिकल एनर्जी को लिख सकता हूँ U फाइनल प्लस K फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस U इनिशियल। अब देखो बेटे, वर्क डन निकालने का एक तरीका, जबकि ना तो आपको फोर्स के बारे में पता है ना आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, हाँ लेकिन आपको पता है कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, तब भी वर्क डन निकालने का तरीका सिंपल एनर्जी से भी आता है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है, क्वेश्चन में नहीं कहा जाता, लेकिन आप ध्यान रखें, इट इज़ बीइंग पुल्ड स्लोली। स्लोली इसलिए क्योंकि स्लोली लिखने पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है प्यारे बच्चों? 0। तो ये वाली टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ क्या बचता है? यहाँ बचता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। लो भाई बेटे सवाल हो गया है। U फाइनल क्या है? सर दैट U फाइनल इज़ 0। हाँ जी बेटे 0 माइनस mgL/72। तो जब प्यारे बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा mgL/72। वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ सकता था, सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी को देखो, लेकिन मैं आपको ये फिर बताना चाहता हूँ। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहलाती है प्यारे बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? लेकिन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव इधर चले जाते हैं जब, तो ये यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की जब टर्म में आप लिखते हैं तो प्यारे बच्चों ये कहलाती है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है ना? तो ये हमने यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों? यूज़ किए। इसको यूज़ करके mgL/72 मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या इसका जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सी प्यारे बच्चों करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फोर्स फील्ड इज गिवन बाय इतने। अब मैं भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, भाई ध्यान रखना। हाँ जी, u क्या गिवन है प्यारे बच्चों? दैट u इज गिवन बाय यस साइन x प्लस वाई। आपसे क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है। भाई इस बार आपको पोटेंशियल एनर्जी से क्या निकालना है प्यारे बच्चों? फोर्स निकालना है। तो भाई प्लीज़ याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या? दैट f वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। यानी कि प्यारे बच्चों जब भी आपको कभी पोटेंशियल एनर्जी दी हो, क्या दी हो? पोटेंशियल एनर्जी, और क्या पूछे? फोर्स, तो आप इसे यूज़ करें। अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या मुझे u गिवन है? यस सर। क्या? दैट u इज़ व्हाट? सर दिस इज साइन x प्लस वाई। तो बेटे डेल u बाई डेल एक्स क्या हुआ? सर दिस इज कॉस x प्लस वाई। हाँ बेटे x का कितना 1 और y का कितना हुआ 0, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज कॉस x प्लस वाई। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों फिर लिखता हूँ यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल वाई लिखूँगा तो यह आ जाएगा कॉस x प्लस वाई अगेन। और प्यारे बच्चों यहाँ से 0 प्लस 1 कर दूँगा तो ये मेरे पास फिर आ जाएगा कॉस x प्लस वाई। लेकिन प्लीज़ भावुक ना हो, आंसर लिखते समय लोग जो है √2 के लालच में पड़ जाते हैं। √2 के लालच में आपको आना नहीं है, मेरा अनुभव यही कहता है। प्लीज़ ध्यान से समझना है अपने को अच्छे से। ये √2 और 1 जो दो ऑप्शन है ना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं और कहीं
कहीं साइन और कॉस दिख रहा हो तो वैसे ही परेशान करते हैं। चलो बेटे, इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा तो क्या मेरे पास एक फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। दैट वुड बी सिंपली यस माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आई कैप और माइनस कॉस यस एक्स प्लस वाई जे कैप। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0 और पाई बाई 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू को 0 और वाई की वैल्यू को प्यारे बच्चों पाई बाई 4 पुट करने पर जो मेरे पास फोर्स आएगा ये आएगा तो बराबर, यानी कि कितना सर, यहाँ रख दोगे पाई बाई 4 तो -1/√2 आई कैप -1/√2 जे कैप। क्लियर है। लेकिन आई और जे का ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी यहाँ। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो एफ का जो मोड होगा, भावुक नहीं होना है अपने को, जो एफ का मोड होगा दैट इज अंडर द रूट ऑफ, हाँ भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2। हाँ प्यारे बच्चों, क्या ये 1 आ जाएगा? क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों ए करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप फिर देख रहे हैं, फटाफट से ध्यान से देखें। रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय ए डिस्टेंस x, इट एक्सर्ट ए रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना प्यारे बच्चों? ax प्लस bx का स्क्वायर, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय लेंथ l। तो भाई ये पहले ही मैं आपको हल्का सा आइडिया दे चुका हूँ प्यारे बच्चों, फोर्स वेरिएबल है और वेरिएबल भी किसका फंक्शन है? x का। तो आपको याद है मैंने बताया था सर, क्या इस केस में सिंपल क्या बेटे एफ डी एक्स अपने को लगाना है और f की वैल्यू कितनी गिवन है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन से ही सवाल होने वाला है। तो वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे यार, ए एक्स प्लस, हाँ बेटे, बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के कहाँ तक प्यारे बच्चों? L तक, इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय लेंथ L। क्लियर है। तो भाई फटाफट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ax स्क्वायर बाई 2 तो ये आ जाएगा, और बेटे bx क्यूब बाई 3 ये आ जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक? L तक। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो al स्क्वायर बाई 2 प्लस bl क्यूब बाई 3। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों 1 सही होगा। क्लियर है। तो फोर्स टाइम का फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व करना है, फोर्स एक्स का फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है ना। फोर्स कांस्टेंट हो तो कैसे सॉल्व करना है, ये प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। भाई ये एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, कंसेप्चुअल, ध्यान से समझे, बेसिक डेफिनेशन आने वाला है। व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क डन ऑन ए बॉडी देन द पोटेंशियल एनर्जी पे प्यारे बच्चों क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन जो है ना, काम की जो डेफिनेशन है वो यही है, क्या? दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है प्यारे बच्चों। या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या? दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो किसी काम की नहीं है कि स्ट्रेच करे, फैलाए और उसकी स्टेट में चेंज करे, कुछ नहीं, सीधे सीधे यही डेफिनेशन मेरे काम की है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डेल्टा यू को लिख सकता हूँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज माइनस डब्ल्यू सी? यस सर। अब बेटे इसमें दो केस बनाओ, अगर डब्ल्यू सी पॉजिटिव है तो क्या प्लस, यानी कि माइनस, और क्या हुआ प्लस, तो क्या ये मेरे पास आया माइनस। तो मैं कह सकता हूँ कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निगेटिव आ जाएगा। सोचो, है ना भाई। और अगर प्यारे बच्चों वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है प्यारे बच्चों? निगेटिव है, तो क्या ये निगेटिव है? निगेटिव निगेटिव क्या हो गए प्यारे बच्चों? निगेटिव निगेटिव हो गए पॉजिटिव। यानी कि सर मैं कह सकता हूँ कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है तो उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, यानी कि सर यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। और प्यारे बच्चों अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निगेटिव है तो प्यारे बच्चों डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब सर u फाइनल बड़ा होगा किससे? u इनिशियल से। तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो भाई मिलाओ जरा फटाफट से। व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, हाँ जी, वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वर्क डन ये रहा, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी प्यारे बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। बाकी पे क्या करना है ये आप जाने, मैं तो कंजर्वेटिव से केवल
पोटेंशियल एनर्जी पे प्यारे बच्चों कमेंट कर सकता हूँ। टोटल एनर्जी से मुझे क्या पता, क्योंकि टोटल एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी ना। अब काइनेटिक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन भी तो प्यारे बच्चों मुझे पता होनी चाहिए। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस वन। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी गिवन है आपको। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितने प्यारे बच्चों, 2 जूल है। तो आपसे पूछ रहे हैं पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। देखो भाई, सवाल देखने में लग रहा है बहुत छोटा सा है, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। पुराना पूछा गया सवाल है, पुराने चावल हैं, मेहनत का काम है ना। आइए फटाफट से देखें तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम स्पीड। भाई जब स्पीड मैक्सिमम है तो क्या इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्यों? क्योंकि सब बच्चे जानते हैं दैट टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्यारे बच्चों। और ये हमेशा क्या रहती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कमाल की बात ये, क्या मुझे ये ई गिवन है? यस सर प्यारे बच्चों, दिस ई इज 2, दिस इज के प्लस यू। क्लियर है, तो यहाँ से जब ये यू मिनिमम होगा तो के मैक्सिमम होगा। जब के मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब यार यू का मिनिमा निकालना है भाई यू का मिनिमा निकालना है। तो समझो यू आपको किसका फंक्शन दिया है, एक्स का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डी बाई डी एक्स। जब आप यहाँ डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा प्यारे बच्चों 4x³ बाई 4 माइनस 2x/2 है ना भाई। ये पावर आ जाएगी 1, ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या यहाँ से यह आ गया x³ माइनस एक्स। दिस इज़ व्हाट सर, दिस इज सिंपली डी बाई डी एक्स। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान से समझे, x यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ तो क्या x² माइनस 1 आ गया। भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से पढ़ें। v के मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या बेटे डी बाई डी एक्स को 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 हुआ तो क्या x² माइनस 1 को प्यारे बच्चों 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो x की कितनी वैल्यू आ गई 0, फिर x की वैल्यू प्यारे बच्चों मेरे पास आ गई एक +1 और एक -1। क्लियर है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव चेक करके आपको पता लग जाएगा किस पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। क्लियर है, तो मैं आपको बता दूं जब मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम जो आने वाला है दैट मिनिमम कम्स आउट टू बी एट x इज इक्वल। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखेंगे जब इसकी वैल्यू को पुट करके सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करने पर x इज इक्वल्स टू +-1 पर प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्यारे बच्चों मिनिमम आ जाएगी। क्लियर है ना, क्योंकि आप वैसे भी देख रहे हैं स्क्वायर फंक्शंस हैं तो प्लस और माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो व्हाट वुड बी द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सर, दैट इज इक्वल्स टू x⁴ माइनस x²/2 1/4 माइनस 1/2 सर दिस इज -1/4। क्लियर है प्यारे बच्चों, हो गया सवाल। जब ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है 1 पर तो क्या इस केस में काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों मैक्सिमम ही होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है सर, दैट इज 2, तो 2 इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस, हाँ प्यारे बच्चों ये आ जाएगा के मैक्स। सो दिस के मैक्स इज इक्वल्स टू 2 + 1/4। हाँ भाई कितना आ गया बेटे सर, दिस कम्स आउट टू बी 9/4। क्लियर है, और इसको किसके बराबर कर देंगे, क्या ½ mv² के बराबर कर देंगे। ये मैक्स है तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा भाई, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो भाई इतना आसान काम देखो नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी क्योंकि एक कनेक्शन है। अच्छा मैं आपको बता दूं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मिक्स क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे एक बार आपका मैकेनिक्स का सेक्शन कंप्लीट होगा फिर आपका इलेक्ट्रो में तो बहुत सारे कंबाइंड क्वेश्चन मैं आपको जब कराऊंगा तो यहाँ छोटे छोटे से जो कंसेप्ट आप लोग सीख रहे हैं ये सारे कंसेप्ट प्यारे बच्चों आपके काम आएंगे। आइए चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, प्लीज़ इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। यू आपको गिवन है, ए और बी कांस्टेंट है, तो आपसे क्या कह रहा है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है ना, ये आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कैलकुलेट करना है। ठीक है, पुराना पूछा गया सवाल है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताएं क्या आने वाला है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई ये क्वेश्चन जो
है सर्कुलर प्लस एनर्जी का है, जरा देखें फटाफट से। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल यू इज इक्वल्स टू इतने। तो आपसे पूछ रहा है पार्टिकल की टोटल एनर्जी प्यारे बच्चों बतानी है। अरे कैसे पाथ पे घूम रहा है भाई? सर्कुलर पाथ पे। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कंपटीशन के लिए कि ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर में तो हर जगह पे आपको ऐसा ही सवाल मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों आज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ये पार्टिकल किसी अट्रैक्टिव पोटेंशियल के टर्म में ऐसे घूम रहा है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज -k/2r का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चंस में ये अट्रैक्टिव है, u आपको पता है, तो यहाँ से u से मैं क्या लिख सकता हूँ? सर मैं u से कैलकुलेट कर सकता हूँ फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों फोर्स? सर दैट फोर्स इज इक्वल्स टू -del/u/del r। इज दैट क्लियर? चलिए प्यारे बच्चों उसको फटाफट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -del/del r, हाँ जी, k तो ऊपर आ गया, 2 ये रहा, और ये है प्यारे बच्चों r की पावर -2, तो क्या -k/2 -2 r की पावर -3। ओके, यानी कि भाई ये कट गया, यानी कि k/r³ प्यारे बच्चों फोर्स आ गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स। अट्रैक्टिव है भाई समझ लो, यानी कि ये जो फोर्स है प्यारे बच्चों वो इसको एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दिस k/r³ इज इक्वल्स टू, हाँ जी, क्या mv²/r। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। बाकी जिम्मेदारी प्यारे बच्चों आपकी। और जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो दोनों को जब आप ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों, तो दोनों को ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इट्स आंसर इज व्हाट? सर इट्स आंसर इज 0। क्लियर है? थोड़ा सा और अच्छा होता कि इस क्वेश्चन को और इलेबोरेट कर रहा होता, हालांकि कोई कमी तो छोड़ी नहीं है। साफ साफ देखो लिखा है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, है ना बेटे? तो बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए जो उसका सेंट्रीपिटल जो उसको फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर होता है। ये पूरा का पूरा एक चैनल है, ध्यान रखना। कैसा? आपको हमेशा u दिया होगा, सर्कुलर की बात करेगा तो आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछेगा तो mv² पूछेगा, है ना, mv²/r पूछेगा, mv²/r से आपसे काइनेटिक एनर्जी का चैनल बनाएगा, और काइनेटिक एनर्जी के चैनल के बाद आपसे प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी निकालेगा। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास mkg सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस स्ट्रिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स that is required to displace it until string makes an angle of 45 degree with the initial vertical direction। भाई ज़्यादा अच्छा सवाल है, लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत गलत किया, ऑप्शन इसके मैच नहीं करें, तो मैं आपको पहले ही बता दूं प्यारे बच्चों। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे कराने वाला हूं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें ये F4 से प्यारे बच्चों खींचा है। प्लीज़ कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से, क्योंकि जब ये किसी एंगल 45 पर जा रहा है तो प्यारे बच्चों ऐसा कहीं जिक्र नहीं है क्या कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों 0 है। इसलिए कतई भी इस वाले क्वेश्चन को आप फोर्स बैलेंसिंग से ना करें, वरना मन में इस डायग्राम को देखते क्या विचार आता है? अरे यार मज़ा आ गया भाई। हाँ जी, इधर की तरफ क्या लग रहा है प्यारे बच्चों? है इधर की तरफ mg, और वही पुराना कौन सा टेंशन t, और भाई ये आओ देखा ना ताव 45 लगाया और लग गए फोर्स बैलेंस करने। ये तब होता है जब पार्टिकल प्यारे बच्चों रेस्ट पर हो और साथ ही साथ इस केस में वेलोसिटी भी क्या हो? 0 हो। क्लियर है ना? ये तभी होता है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे खींच रहे हैं तो ऐसे खींचते खींचते तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी और ये सर्कुलर मोशन में के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा। क्लियर है ना? तो इसलिए थोड़ा सा बस मेरा ये मानना है कि इस क्वेश्चन में अगर एक लाइन ये दे दी जाती कि इट इज़ पुल्ड स्लोली, है ना, तो थोड़ी सी बात हल्की सी आसान हो जाती। क्यों? क्योंकि जब स्लोली पुल्ड करते तो प्यारे बच्चों जो इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म आ जाता, बस वो 0 आ जाता।
क्लियर है ना। ये थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना था। तो जरा सोचो, यहाँ से उसको डिस्प्लेस किया तो जो भी इसकी वेलोसिटी थी वो ही अब भी है, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। उससे फ़ायदा ये है कि अगर इधर की तरफ एक्सेलरेशन भी है तो अपने को फोर्स मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे एनर्जी से काम चल जाएगा। अब जरा बताओ फटाफट से, क्या वर्क डन बाई फोर्स F, यस सर। क्या एक टेंशन लग रही है, यस सर। क्या बेटे एक mg लग रहा है। तो क्या वर्क डन बाई फोर्स प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल्स टू बेटे के फाइनल माइनस के इनिशियल। स्लोली पुल्ड है तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई, 0। नहीं दिया हो तो भाई मान लेना चाहिए। अब सोचो क्या बचा है यहाँ पर, सर यहाँ पर बचा है F का वर्क डन। क्या बेटे फिर किसका वर्क डन, टेंशन का वर्क डन प्लस ग्रेविटी का वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। मुझसे किसका वर्क डन पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है ये, हाँ जी, पूछ कह रहा था हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड, F पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने थ्योरम आपको बताई थी जिसमें फोर्स हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में लगता है, तो क्या फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या बेटे ये L/√2 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ हाँ जी दैट F, हाँ जी L/√2। टेंशन का वर्क डन 0, क्यों, क्योंकि सर जो टेंशन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कितने डिग्री पर है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री पर एक्ट कर रही है। अब बचा क्या, ग्रेविटी का वर्क डन mg लग रहा है नीचे, ये भी एक वही फोर्स है जो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जब आप mg का वर्क डन निकालेंगे तो प्यारे बच्चों mg के वर्क डन के लिए प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, ये रटा रटाया रिजल्ट है L माइनस L cos थीटा होता है। भाई याद रख लेना कितना होता है, L माइनस L cos थीटा। तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। mg हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन का फोर्स है, तो mg और डिस्प्लेसमेंट चूंकि 180 डिग्री पर है तो इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों mg L 1 माइनस कॉस 45 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो क्या प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करूंगा और सिंप्लीफाई करके क्या मैं यहाँ से इस f का वर्क डन निकाल सकता हूँ। सर एक गलती कर दी छोटी सी, यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि mg का वर्क डन क्या होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट क्या है ऊपर, सो दिस वुड बी यस FL/√2 ऊपर चला गया, यस √2/L तो उधर चला गया और उधर की तरफ कितना आ गया, क्या ये mgL, क्या बेटे 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा। L से बेटे L छम्मा छम्मा हो गए, तो जो F होगा, क्या दिस F इज इक्वल्स टू, हाँ जी mg√2 माइनस 1, दिस वुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स। इज दैट क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। और मैं आपको बता दूँ फोर्स बैलेंसिंग से ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो कितनी बातों का ध्यान रखना है, 2 बातों का। क्या ये इट इज़ मूविंग स्लोली, यानी कि दैट मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड, दैट्स व्हाई द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको कराने का पर्पस है, बहुत पुराना सवाल ढूंढा है, 2008 का है। एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स। ओके, अब आपसे कह रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड इन द रेंज। ये क्वेश्चन बताने का पर्पस केवल इसलिए है आप लोगों को ताकि आप कुछ एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। जब कभी ऐसे क्वेश्चन में देखो मास तो नहीं कहीं दिया है ना, आपको दिया है क्या, और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है और रेंज वैसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में जब मास की बात होगी तो प्यारे बच्चों जो मास है ना किसी वयस्क व्यक्ति का, जो औसत यानी कि जो एवरेज मास है वो कितना ले लेंगे, 65 kg ले लेंगे। और 65 kg से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि स्पीड कितनी आ जाएगी, सर स्पीड आ जाएगी 100/10 से, क्या प्यारे बच्चों ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। मास ले लिया लगभग इतना, क्यों, क्योंकि मुझसे रेंज दे रखी है ना, तो इससे मुझे क्या हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा और मैं क्या कर पाऊंगा इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर पाऊंगा। क्लियर है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों डी। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, पेपर के टाइम पे आएगा तो जरा देख लेना, टाइम बहुत लगने वाला है, ऐसे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। द बॉडी ऑफ मास इतने प्यारे बच्चों मूविंग इन ए मीडियम एंड एक्सपीरियंसेस ए फ्रिक्शनल फोर्स माइनस kv²। ओके, हाँ प्यारे बच्चों इसकी इनिशियल स्पीड इतनी गिवन है, आपसे कह रहा है इफ आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी इज दिस देन द वैल्यू ऑफ k। प्यारे बच्चों इस कांस्टेंट k की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें काफ़ी हद तक कुछ पता है। जैसे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए वो 12 mv0² है,
क्या बेटे फाइनल कितनी गिवन है, क्या 1/8 mv0 गिवन है। अच्छा मान लीजिए अगर फाइनल वेलोसिटी इसकी v होती तो क्या जो के फाइनल है क्या बेटे वो 1/2 ऑफ mv² होती। क्या ये इसके बराबर कर रहा हूँ भाई, जिससे मेरे पास v और v0 में रिलेशन आ जाएगा। तो क्या बेटे दिस इज़ 1/8 हाँ जी क्या mv0 का स्क्वायर। देखो बेटे यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। तो क्या यहाँ से जो मेरे पास v की वैल्यू आएगी, अच्छा v0 कितना दिया है मुझे 10, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो दिस v कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है मेरे पास, 5 मीटर पर सेकेंड आ गई है। इनिशियल पता है, फाइनल पता है, पूछ क्या रहा है, के पूछ रहा है। तो भाई इसका मतलब एक काम करते हैं, वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं कहीं ना कहीं किसके साथ प्यारे बच्चों, टाइम के साथ। किसके हेल्प से, फोर्स की हेल्प से। तो क्या करूं सर, कुछ नहीं करना, एफ को लिख सकता हूं क्या, एफ को लिख सकता हूं ma, बिल्कुल सही बात है। ए को लिख सकता हूं बेटे dv/dt माइनस kv²। तो यहाँ से m मुझे गिवन है 10⁻⁻²। हाँ बेटे dv/v² इधर आ गया, माइनस के साथ प्यारे बच्चों dt आ गया, और दोनों तरफ का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। मेरा काम हो गया, अपना काम बनता, gt बराबर 0। ये कितना हो गया 10। v इनिशियल कितना है बेटे, सर दैट v इनिशियल इज 10। ओके सो 10 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन से वाला, इसका ऑप्शन डी प्यारे बच्चों सही है। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको गिवन है पावर, ओके, और आपसे कह रहा है t सेकेंड फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द टाइम t इज इक्वल्स टू t टू t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब एक बात बताओ भाई, पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब सीधे सीधे क्या मैं लिख सकता हूँ बेटे dw/dt। एग्जैक्टली अब सोचो, अगर पावर मेरे पास प्यारे बच्चों dw/dt हुआ तो जो मेरे पास वर्क डन है, इस वर्क डन को ही तो मैं सीधे सीधे कहीं ना कहीं क्या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो भाई हो गया मेरा काम। dk को क्या लिख सकता हूँ सर, dk को लिख सकता हूँ pdt। वाओ, दोनों तरफ का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। p कितना गिवन है सर, दैट p इज गिवन टू बी 4t³ हाँ जी -5t + 2 के साथ प्यारे बच्चों dt। और ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, 2 से लेकर के 4 तक। तो 2 से 4 तक भाई सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट दैट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो भाई देखो पावर दे रखी है पार्टिकल की, है ना भाई, और मुझसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो सीधे सीधे क्या करना है, इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दो। आइए प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों वैसे तो पावर में बहुत सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल मुझे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत प्यारे कंसेप्ट के हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। विशेष ध्यान रखें, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जब भी कभी सर्कुलर पाथ और पावर का कॉम्बिनेशन हो जाए तो हमेशा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो आप सभी जानते हैं एक बेटे टेंजेंशियल फोर्स होता है प्यारे बच्चों, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में एसी होता है और इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होती है सर, पार्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो आप हमेशा ध्यान रखें जो FC है वो इससे कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। यानी कि जब भी पावर आप निकालेंगे तो पावर में सेंट्रीपिटल फोर्स की पावर हमेशा 0 आती है। पावर केवल प्यारे बच्चों कौन से फोर्स की आती है, टेंजेंशियल फोर्स की ही पावर आती है ना। FV cos थीटा से भी ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। या ऐसे भी समझें, अगर मान लीजिए सपोज फोर्स ऐसे लग रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों, ऐसे, तो जो 90 डिग्री पर यानी कि इस डायरेक्शन वाला जो फोर्स है, इसके 2 टुकड़े कर सकता हूँ ना, ये वाला और ये वाला, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका ये वाला जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी कोई पावर नहीं होगी, पावर केवल टेंजेंशियल की होगी। अब मुझे नहीं लग रहा इस क्वेश्चन को करने से आपको कोई रोक सकता है। बहुत सवाल के हैं। क्या प्यारे बच्चों आपको AC दिया है, AC दिया है तो AC से प्यारे बच्चों मुझे AT निकालना पड़ेगा, क्योंकि FT क्या होगा सर, FT होगा MT × AT। MT क्यों लिख रहा हूँ यार, हाँ बेटे, यानी कि ये होगा मेरे पास प्यारे बच्चों M × AT। तो दैट पावर इन सर्कुलर पाथ वुड बी, यस, दैट पावर इन सर्कुलर पाथ वुड बी MAT
इंटू सिंपली वी। बस हो गया मेरा काम। AC मुझे यहाँ से दे रखा है, चलो तो AC से AT निकालते हैं। क्या दैट AC कैन बी रिटन एज K स्क्वायर अपॉन RT स्क्वायर। तो बेटे इसको तो AC बेटे ये रहा, क्या इसको लिख सकता हूँ V स्क्वायर बाई R। भूल गए क्या? नहीं सर। तो क्या बेटे K स्क्वायर RT स्क्वायर आ गया है। तो प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ से जो V स्क्वायर है ये आ गया है K स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर। भाई वेलोसिटी तुम्हारे पास, अब तो जो तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा मन करे, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंशिएशन से करना है वैसे सॉल्व कर लो मेरे दोस्त, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे आंसर निकाल लो। वैसे मैं बताऊँ यहाँ से V स्क्वायर आ गया तो क्या बेटे इसको dV बाई dt कर लूँगा। तो dV बाई dt से प्यारे बच्चों मेरे पास AT आ जाएगा। AT की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, देन आई गेट द पावर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? फिर आपसे कहता हूँ भावनाएं तो मन में अनंत हैं, लेकिन क्या करें भाई, समय सीमित है। जितनी भी बेस्ट कोशिश की जा सकती है प्यारे बच्चों उतनी कोशिश हम आपके साथ कर रहे हैं। थोड़ा सा समय और निकालिए, मेहनत कीजिए ताकि ये चीज़ें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दे सके। चलो प्यारे बच्चों पावर पे अगला सवाल करें। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रो ए बोट ओवर द सी इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। हाँ भाई, F इज इक्वल टू कितना है? F इज इक्वल टू प्यारे बच्चों KV। इट इज़ फाउंड दैट इट टेक्स 24 HP हॉर्स पावर to row a certain boat at a speed 8 km per hour, then the horsepower required when the speed is doubled। तो प्यारे बच्चों अगर स्पीड डबल करेंगे तो कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी? भाई पावर मतलब बोले तो F इंटू वी। क्या प्यारे बच्चों ये बात आपको क्लियर है? ओके, F की वैल्यू क्या रख सकता हूँ बेटे? KV इंटू वी। बस हो गया सवाल खत्म यार। P बराबर कितना है सर? P बराबर है KV स्क्वायर। बाकी क्योंकि और सवाल तो आप कर ही सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको प्यारे बच्चों इसकी करनी है। तो यहाँ से मेरे पास पावर किसकी टर्म में आ गया है? सीधे सीधे प्यारे बच्चों वेलोसिटी की टर्म में आ गया है। अब एक बात बताओ, हाँ जी, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? क्या P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू बेटे V1 स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। अब बताइए पावर स्पीड को डबल कर दिया, जब स्पीड को डबल कर दिया तो ये V स्क्वायर था, क्या ये प्यारे बच्चों 4V स्क्वायर हो गया? ये उड़ गया तो क्या P2 कम्स आउट टू बी वॉट सर? P2 कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ P1। और P1 कितना था सर? दैट वाज 24 इंटू 4। तो दिस कम्स आउट टू बी यस 96 HP। HP मतलब हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं इसके ऊपर एक और सवाल। हाँ प्यारे बच्चों ये एक बेसिक सा सवाल, ऐसे ही चलते फिरते आपको वेलोसिटी गिवन है और क्या गिवन है? फोर्स। तो इस केस में पावर को क्या लिख सकते हैं सर? दैट पावर कैन बी रिटन एज F डॉट वी, है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी से भी मैं क्या कर सकता हूँ? पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इससे इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन C सही होगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों पावर का एक और सवाल करते हैं। देखिए कितना बेसिक सा सवाल, लेकिन कैसे फालतू गणित घुमा करके ये आपसे ऑप्शंस में उलझा रहा है। ए बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली रेस्ट टू स्पीड v। हाँ जी, ये पार्टिकल प्यारे बच्चों जिसका मास कितना है m, और इसको एक्सेलरेट करके कहाँ पहुँचा दिया? v स्पीड पर ले आया है। कहाँ से प्यारे बच्चों? 0 से। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, और कमाल की बात है इसको टाइम लगा है, यहाँ t बराबर 0 टाइम था तो क्या इसको यहाँ तक कैपिटल T टाइम लगा है। अब आपसे कह रहा था इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। बेटा हमेशा ध्यान रखें पावर का फॉर्मूला जो आप ये F और V होता है, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये भी इंस्टेंटेनियस होती है, और ये जो फोर्स है प्यारे बच्चों ये भी इंस्टेंटेनियस फोर्स ही होता है। क्लियर है? तो हमें वेलोसिटी चाहिए उस टाइम t पर। तो भाई करना क्या है, कैसे करें? तो एक काम करते हैं ना बेटे, फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? क्या इसको ma इंटू वी लिख सकता हूँ? चलिए डन। अब एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा सर? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t से क्या v माइनस 0 बाई कैपिटल T। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है क्या दिस इज कम्स आउट टू बी v बाई टी। तो बेटे जो v होगा क्या मेरे पास वो at आ गया है। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन कितना होगा सर? एक्सेलरेशन हुआ मेरे पास v बाई टी। अब ध्यान से समझें, मुझे चाहिए वेलोसिटी किसी टाइम t पर, तो क्या v को लिख सकता हूँ बेटे u प्लस ए टी। u कितना है सर? 0। a कितना है प्यारे बच्चों? क्या v बाई टी इंटू टी। समझ गए? बस भाई ये वो जो v फाइनल है ना, ये एक्चुअल में यहाँ पर ये वाली वैल्यू है जो किसी टाइम t पर आपको रखनी है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से दैट पावर इज इक्वल्स टू m। a की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटे? क्या a की वैल्यू थी v बाई टी, और जो v फाइनल था वो कितना था सर? वो भी था
v बाई टी इंटू टी। क्लियर है? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे m v स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटे। हाँ जी, जो वाला ऑप्शन जिसमें यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने करने की प्यारे बच्चों कोशिश की है। थोड़ी सी एफर्ट और रखेंगे तो मज़ा आएगा। बने रहिए साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले लेक्चर में मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ मास पे चर्चा होगी। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास समय है तो प्लीज़ ओल्ड क्रैश कोर्स को ज़रूर देखें, कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आपके काम आएगा। और ये जो कंसेप्ट मैं आपको जितने हिंट दे रहा हूँ उस क्रैश कोर्स के स्पैन में, उसको आप कहीं ना कहीं अपने लेवल पर क्या कर पाएंगे प्यारे बच्चों, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।